हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विद शरदेंदु सर में। दोस्तों, आपका सहयोग हमारे उत्साह का आधार, इसलिए हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए तथा प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। आज का हमारा विषय है ल्हासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदाहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। इसीलिए उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में साहित्य का यह पूत स्वर्गवासी हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। उनके कुछ ग्रंथ है: मेरी जीवन यात्रा, जो 6 भाग में है; दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, ओल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्त लेखन एक महान कार्य है, क्योंकि यह कार्य एक ऐसा कार्य है जिससे किसी स्थान विशेष की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी जन सामान्य या ऐसे लोगों तक पहुंच जाती है जो वहां तक कभी नहीं जा सकते। इस विधा के द्वारा नई नई संस्कृतियों का नई नई संस्कृतियों से साक्षात्कार होता है, जिसके जीवंत उदाहरण ह्वेनसांग एवं फाहियान जैसे बहुत से यात्री हैं। और फिर राहुल सांकृत्यायन जी का क्या कहना, उन्हें तो यात्रा वृत्त लेखन में महारत हासिल है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। छद्मवेश अर्थात बनाए हुए रूप में। आइए देखते हैं पाठ ल्हासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। दुर्ग अर्थात किला, किला, बसेरा, रहने का स्थान, आबाद माने बसे हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था, जहां ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। परित्यक्त माने त्यागे गए, यानी छोड़ दिए गए। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पात, छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और न औरतें पर्दा ही करती हैं। पर्दा से तात्पर्य यह है कि भारतीय समाज में औरतें अपने परिवार को छोड़कर अन्य लोगों के सामने आने से थोड़ा कतराती हैं। यह उनके कुल की परंपरा भी बन गई थी, जिस कारण से इस प्रथा को पर्दा प्रथा के नाम से जाना जाता है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग
चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोनी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसे खोटी कहते हैं, में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी रास्ते का किराया यानी जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते का जो टैक्स होता है वो उसे राहदारी कहा जाता है। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते थे। थोंगला तिब्बती सीमा का एक स्थान है। शायद ही उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी। ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे और भिखमंगे नहीं एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। छंग एक नशीला पेय पदार्थ है। दुरुस्त माने ठीक रखते हैं। भद्र माने एक अच्छे वेश में। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडा डांडा ऊंची जमीन। थोंगला तिब्बती सीमा का एक स्थान है। डांडा थोंगला अर्थात ऊंची जमीनों वाला थोंगला नामक स्थान पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते हैं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते ही हैं कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। अर्थात यह है कि तिब्बत में हथियार का कोई कानून नहीं था। चूंकि जमीनें ऊबड़ खाबड़ हैं, लोगों का निवास स्थान बहुत दूरी दूरी पर है, अर्थात गांव जो है वो बहुत दूरी दूरी पर है। इसलिए वहाँ पर कानून व्यवस्था पर इतना ज़्यादा वहाँ की सरकार नहीं खर्च करती है जितना कि उसे खर्च करना चाहिए। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ भीटा भीटा टीले के आकार का ऊंचा स्थान है।
भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहां बर्फ की सफेदी थी और न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोन की वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। डोन किवसो स्पेनिश उपन्यास सार सार्वेंट जो 17वीं शताब्दी के उपन्यास डॉन क्विक्टोस का नायक है, जो घोड़े पर चलता था। और मैं दोनों की वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला है। फिर फिर लौटकर उसी रास्ते को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। सुमति राहुल संकृत्यायन जी के साथी हैं, जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैं 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके यजमान यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि गिर है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों की गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमित ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। भरिया पहाड़ों पर भार ढोने वाले जो मजदूर होते हैं, उन्हें भरिया कहा जाता है। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप बहुत तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यप थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है, पीछे कंधा बर्फ हो रहा है। ललाट माने माथा। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेकार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है। जागीर अर्थात छोटे छोटे शासन करने के लिए
किसी एक राज्य को छोटे-छोटे क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है, जिसे जागीर कहते हैं। तिब्बत की ज़मीन को भी इसी प्रकार जागीर में बाँटा गया था और इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा बौद्ध विहारों अर्थात मठों के हाथ में था और ये मठ के जो भिक्षु होते थे, ये स्वयं खेती नहीं करते थे, इनको मज़दूर फ्री में मिल जाया करते थे क्योंकि इन मज़दूरों की इनके प्रति श्रद्धा हुआ करती थी। कि हाँ, खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु ज़रूर भेज दिया जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था अर्थात जागीर के आदमी जो होते थे, वो उनका राजा के समान सम्मान करते थे। शेकर की खेती के मुखिया भिक्षु जो थे, उनका नाम नमसे था, वो बड़े ही भद्र पुरुष थे अर्थात बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालाँकि उस वक़्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख़्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थीं। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक-एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आस-पास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गाँव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना-अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। आज हमने ल्हासा की ओर पाठ जो कि राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित है को पूरा किया है। अब हम इसके आगे आने वाले अन्य चैप्टर के लिए अगले वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की सबसे पहले जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें एवं शेयर करें।